यशिका आप सुनो। Geology studies about rocks, mineral content, etc. and investigates about phenomena. Interaction between geology and geography leads to new branch of study called geomorphology. Geography is to study Earth's surface to know about flora and fauna, climate and relief. And integration among all the subjects has given new term called geobiography. बायोजियोग्राफी है, बायोजियोग्राफी है। फाइव थीम्स हमने पढ़ी थी, नाम बताओ। किसी की नहीं समझ में, ठीक है ठीक है। उसके बीच में एक इंटरेक्शन के लिए एक क्वेश्चन था जो फर्स्ट डे आपने बोला था कि नहीं समझ में आया, कल मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। कितनों ने लिखा उसके बाद? रफ में कितनों ने लिखा? लिखा हुआ देखो। अभी सबके पास कॉपी है? उस क्वेश्चन का आंसर लिखो। नहीं, जो रफ कॉपी उसमें उस क्वेश्चन का आंसर लिखो। इंटरेक्शन बिटवीन 5 थीम्स ऑफ ज्योग्राफी। जो भी आप लिख सकते हो वो लिखो। आई एम गिविंग यू 8 मिनट्स। ठीक है, 8 10 लिख दो, ज्यादा है, ज्यादा लिखना है, चलो ठीक है ठीक है। आपको नहीं पता होगा, या कल बताया था, कल बताया था। थोड़ा बहुत जो आइडिया जितना सुना था उतना लिख दो, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट। ठीक है, कोशिश सबने की है, लेकिन एग्जैक्टली जो लिखना चाहना है, जो उसमें लिखना चाहिए वो लिखा नहीं है किसी ने। जब भी हम नहीं, जब हम इंटर रिलेशन की बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन की बात करते हैं किन्हीं भी दो चीज़ों के बारे में, तो उन दोनों को स्पेसिफाई करो ना, वहाँ पर आप किस चीज़ के इंटर रिलेशन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। आप इसमें 5 हेडिंग बनाओ कि हाउ रीजन इज इंटर रिलेटेड विद ऑल अदर फैक्टर्स, हाउ लोकेशन इज इंटर रिलेटेड विद ऑल अदर फैक्टर्स, हाउ ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन इज रिलेटेड विद ऑल अदर फैक्टर्स। अगर आपने इस तरीके से 5 हेडिंग बना दी, आप उसके हिसाब से बताओ ना कि हाउ अ लोकेशन अफेक्ट्स द रीजन, हाउ अ लोकेशन अफेक्ट्स द मूवमेंट, ठीक है ना। इस तरीके से 5 हेडिंग बनेंगे अलग अलग, और उन 5 हेडिंग में आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत छोटा छोटा, ज्यादा जरूरत नहीं है फिर उसमें, ठीक है। तो इसीलिए जब इंटर रिलेटेड पूछा है तो सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ बताना पड़ेगा। वन साइडेड स्टोरी मत लिखो, उसको जो है हर फेस से उसको हमें चेक करना है, क्लियर है। तो थोड़ा उसको उस तरीके से मॉडिफाई। तो आज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज आप घर जाकर के होमवर्क करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर इज 21, ठीक है। और ये 5 हेडिंग्स में इसका आंसर लिख के लेके आएंगे, लिखेंगे, ठीक है। कल चेक करेंगे उसको। थीम्स ऑफ ज्योग्राफी कितनी थी? 5 थी हमने पढ़ी थी। ट्रेडिशंस कितने थे? 4 थे, ठीक है। ये थीम्स है हमारी। मिस्टर हेल्प, ठीक है। मोमेंट, रीजन, ह्यूमन एनवायरमेंट, इंटरेक्शन एंड लोकेशन एंड प्लेसेस, ठीक है। ये 5 थीम्स हम पढ़ रहे थे। उस 5 थीम्स के बाद हम हमारी ज्योग्राफी का जो रिलेशन है with other sciences, whether it is physical sciences or it is social sciences, हम वो पढ़ रहे थे। और सबसे पहले हमने पढ़ा ज्योग्राफी का रिलेशन विद दी फिजिकल साइंसेस। और फिजिकल साइंसेस क्या थी?
वो साइंसेज दैट डील्स विद दी नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम फिजिकल साइंसेज बोलते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फिजिक्स के साथ जब रिलेशन पढ़ा तो क्या आया था उसमें, सॉरी पहले हमने मैथमेटिक्स के साथ पढ़ा, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड कंप्यूटर साइंस। जब उनके साथ रिलेशन पढ़ा तो वी मूव टुवर्ड्स डेवलपिंग अ न्यू स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी, और वो कौन सा स्कोप था, कार्टोग्राफी डेवलप हुई इसकी वजह से, और GIS डेवलप हुआ। देन उसके बाद जब हम फिजिक्स के साथ पढ़ रहे थे तो फिजिक्स से रिलेट किया हमने ज्योग्राफी को, तो अलग ब्रांचेस जो डेवलप हुई कौन कौन सी हुई, ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, ये हमने पढ़ा था। फिर जब हम केमिस्ट्री के साथ कर रहे थे तो जियोमॉर्फोलॉजी का कुछ पार्ट उसमें कवर होगा, जहां पर हम रॉक्स का केमिकल प्रोसेसेस देख रहे थे। वही जब जियोलॉजी के साथ हमने पढ़ा तो क्या था, जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, इनसाइड द अर्थ, जिसमें मेनली हम रॉक्स पढ़ रहे हैं, और उसी रॉक को जब हम यहां पढ़ेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी, और हम एक्सपोज्ड रॉक्स को पढ़ते हैं यहाँ पर बेसिकली ज्योग्राफी में, तो हम वहां पर लैंडफॉर्म्स को पढ़ रहे हैं जो कि एक्सपोज्ड रॉक्स हैं, और वो कैसे बन रहे हैं, उनका फॉर्मेशन इज गिवन इन जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, लाइफ साइंसेज से भी देखा था, लाइफ साइंसेज में बॉटनी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इनका ज्योग्राफी के साथ रिलेशन पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था, बायोजियोग्राफी, तो उससे जो ब्रांच डेवलप हुई दैट इज बायोजियोग्राफी। ठीक है, और अब हम कहां पहुंचे हैं, सोशल साइंसेज में पहुंचे हुए हैं। सोशल साइंसेज में सबसे पहले इकोनॉमिक्स का पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आपने रीड किया था, वो समझा नहीं था। ठीक है, यही पहुंचे थे, तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होती है सबसे पहले तो वो बताओ, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो व्हाट काइंड ऑफ शास्त्र इज दिस, दैट इज डीलिंग विद अर्थ, अर्थ इज मनी, और अर्थ इज मोर देन मनी। अर्थ का मतलब क्या होता है, मीनिंग, है ना। तो बेसिकली अर्थ अगर हम देखें तो यहां पर उसका मतलब है रिसोर्सेज। तो द साइंस डीलिंग विद द रिसोर्सेज, उनकी अवेलेबिलिटी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमी का जो मेन कंसर्न है, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम किस सेक्टर को कितना रिसोर्सेज एलोकेट करें। जैसे इंडिया में अगर हमें ये देखना हो, बजट हमने बनाया, बजट बनाने के बाद सरकार को ये देखना है कि किस हिस्से को कितना पैसा जाना चाहिए, दैट इज डीलिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें किस साइड बढ़ना, हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस बढ़ना है, तो हमें उस साइड ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, हमारे रिसोर्सेज उस साइड ज्यादा मूव करने पड़ेंगे। अगर हमें ये देखना है कि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, तो हमें एग्रीकल्चर साइड ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, हमारे रिसोर्सेज को उस साइड ज्यादा मूव करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। वहां पर हम रिसोर्सेज को पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि वो सोसाइटी के लिए सबसे अगर हम कहें कि एक एग्जैक्ट रेशियो के रूप में निकल के आए कि हाँ, अगर हम इस हिस्से में इतना पैसा लगाएं, इस हिस्से में इतना पैसा और इस हिस्से में इतना पैसा, तो ये सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, एक अच्छा रेशियो निकल के आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन वही जब रिसोर्सेज कहां कहां अवेलेबल हैं, जब हम ये पढ़ेंगे तो दैट कम्स इन दी ज्योग्राफी। जब हम स्पेशियल कंटेक्स्ट ऑफ द रिसोर्सेज पढ़ते हैं, दैट कम्स इन दी ज्योग्राफी। वही रिसोर्सेज कहां कहां अवेलेबल है। हम अगर देखें तो कोयला कहां अवेलेबल है, हमें सर्च करना हो तो हम इकोनॉमिक्स नहीं ढूंढेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, ज्योग्राफी। लेकिन एक बार वो कोयला निकल गया, उस कोयले को एलोकेट कहां करना है, डिस्ट्रीब्यूट कहां करना है, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से दोनों आपस में रिलेटेड है। जहां ज्योग्राफी एलोकेट करने में या फिर लोकेट करने में मदद करता है, इकोनॉमी उसी चीज को एलोकेट करने में मदद करता है।
इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है? एलोकेट कर रहा है। और ज्योग्राफी क्या कर रहा है? लोकेट कर रहा है कि ये कहाँ है। तो ज्योग्राफी उन रिसोर्सेज से डील करता है कि वो कहाँ कहाँ है और कितना अवेलेबल हो सकता है। जब हम पेट्रोलियम सर्च करने जाते हैं तो इनसाइड द अर्थ सर्च करते हैं, दैट कम्स अंडर ज्योग्राफी। और एक बार अगर वो निकल जाए तो दैट इज मीन्स टू द इकोनॉमी, वो हमारी इकोनॉमी में मदद करेगा। अगर हम एक बार रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर ले या एक्सट्रैक्ट कर ले तो वो इकोनॉमी में मदद करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये इस तरीके से रिलेटेड है, यही चीजें यहां पर लिखी हैं। बेसिकली इकोनॉमी इज कंसर्न्ड विद हाउ ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर सेटिस्फाइड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे ह्यूमन नीड्स और वांट्स कैसे सेटिस्फाई होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स? नीड्स भी तो जो चाहिए वही है। नीड्स आर बेसिक, ठीक है ना। वांट्स आर डिजायर्स। वांट हमारी डिजायर है, नीड्स है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। वांट वो है जिनके बिना काम चल सकता है लेकिन फिर भी चाहिए, ठीक है। और रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरीके से किया जाए कि सभी लोगों की वो नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो सके, कंप्लीट हो सके, दिस इज इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है रिसोर्सेज को, दिस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे, दिस इज कंसर्न्ड विद का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड विद, अबाउट, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एंड एंडाउमेंट एंड पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन। क्या एंडाउमेंट क्या होता है? एंडाउमेंट के दो मीनिंग आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज गिफ्ट, सेकंड इज नेचुरल कैपेसिटी। सेकंड इज नेचुरल कैपेसिटी, ठीक है। तो जब हम यहां बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये किस चीज से कंसर्न्ड है, तो इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एंडाउमेंट, कि रिसोर्सेज कहां कहां पर गिफ्ट के रूप में अवेलेबल हैं या फिर कहां कहां पर नेचुरल कैपेसिटी के रूप में अवेलेबल हैं। ये रिसोर्सेज कहां पाए जाते हैं, जैसे हम ढूंढेंगे कोयला कहां पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स में नहीं पूछते, ये क्वेश्चन हम ज्योग्राफी में पूछते हैं। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, जब हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं, जब हम एंडाउमेंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर इकोनॉमिक्स में हम उनके पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन देखेंगे कि किस पैटर्न वो यूटिलाइज हो रहे हैं, कैसे कैसे उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। फिर ज्योग्राफी में भी हम पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं कि हम कोयला ज्यादा तो नहीं एक्सप्लोर कर रहे, ज्यादा तो नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहे, वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कहीं खत्म ना हो जाए, अंडरग्राउंड वाटर हमारा कम होता जा रहा है, तो वो ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। तो पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनका पैटर्न क्या है, हम ओवर यूज तो नहीं कर रहे हैं चीजों को, क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? देन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रेड ट्रांसपोर्ट हो गए, ये सब हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़े जाते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कहां पढ़े जा रहे हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, जहां हम इकोनॉमी और ज्योग्राफी को साथ पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मूवमेंट पढ़ना है, मूवमेंट पढ़ते हैं, हमारा थीम है एक ज्योग्राफी में मूवमेंट, थीम है ना। तो मूवमेंट कैसे पढ़ेंगे? जब तक हम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ेंगे। हम रीजन को अलग अलग कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे जब तक कि उसके कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं पढ़ेंगे, वहां क्या रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो नहीं पढ़ेंगे। और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो क्या हम वहां एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज ये नहीं पढ़ रहे? तो हमारे पास एक थीम है ह्यूमन और एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की। एग्रीकल्चर क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ ही तो इंटरेक्ट कर रहा है। फॉरेस्ट्री क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है एनवायरनमेंट में, वो यहां से दिखाई दे रहा है। और ये चीजें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे,
हम इंडस्ट्रीज कितनी डेवलप हो रही है इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो ये सब कॉमन है हमारे इकोनॉमी और ज्योग्राफी में, इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसीलिए हम इसको कहां पढ़ते हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। और इस तरीके से इकोनॉमी इज रिलेटेड विद द ज्योग्राफी। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ द रीजन और द कंट्री। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कहां पर कितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी, कहां पर कितना एग्रीकल्चर हो पाएगा, क्या वो ज्योग्राफिकल कंडीशन से अफेक्टेड नहीं है? अगर बारिश नहीं होगी तो क्या एग्रीकल्चर हो पाएगा? पानी नहीं पहुंचा, नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी ज्योग्राफी डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड है कि नहीं है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द ज्योग्राफिकल इवेंट्स। ज्योग्राफिकल इवेंट्स उसमें क्या क्या आएंगे? आपकी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए और आपका रिलीफ फीचर्स हो गए। रिलीफ फीचर्स में जो आपके लैंड फॉर्म्स हैं, यहाँ माउंटेन है तो माउंटेन में क्या क्या पॉसिबल हो पाएगा, एनवायरनमेंट उसको लिमिट करेगा। वहां सारी चीजें, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं की जा सकती हिली एरियाज में, जो प्लेन एरियाज में की जा सकती है। हिली एरियाज के लिए स्पेसिफिक कुछ एक्टिविटीज होंगी जो प्लेन एरिया में नहीं कर सकते, है ना ऐसा? तो इसीलिए इकोनॉमी ज्योग्राफी दोनों साथ मिलकर पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है, इकोनॉमी ज्योग्राफी को इंपैक्ट करती है। अब इकोनॉमी कैसे ज्योग्राफी को इंपैक्ट करेगी? अगर कोई देश रिच नहीं है, कोई देश टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, तो क्या वो उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर पाएगा जो वो नॉर्मली कर सकता है? नहीं कर पाएगा। उसको बाहर वाले आकर के देश एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है ना? तो इकोनॉमिकली एडवांस होना भी ज्योग्राफी के लिए फायदेमंद है, ठीक है? तो दोनों आपस में एक दूसरे को इंपैक्ट कर रही हैं और इसीलिए उन सब चीजों को मिलाकर के हम कहां पढ़ेंगे? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। देयरफॉर इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी हैव क्लोज लिंक्स विद ईच अदर। और इसीलिए इकोनॉमी और ज्योग्राफी आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। लिंक्स मतलब कनेक्शंस, दोनों में बहुत क्लोज कनेक्शंस है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में। और इसीलिए स्पेशली फॉर इंटीग्रेटेड रिसोर्स डेवलपमेंट, जहां पर भी रिसोर्स डेवलपमेंट की बात आएगी उसमें इंटीग्रेटेड रिसोर्स डेवलपमेंट की जब बात आएगी, इंटीग्रेटेड मतलब मिलजुल करके, जहां पर अलग अलग साइंसेज मिलकर के रिसोर्स को डेवलप करने की बात करेंगे, उस एरिया में ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स आर वेरी क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? पक्का? तो ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है इकोनॉमी से? बता पाओगे? कोई भी बता दोगे? पक्का? ठीक है, तो बताओ। आपके पीछे, हाँ बताओ। सर जैसे कि कोयला जो आपने बताया था उसको निकालने की जो काम आती है उसको सर कैसे वो करना है, सर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है? यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। एग्रीकल्चर वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसीलिए जो ऐसी एक्टिविटीज जो कॉमन है उसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है? बैठ जाओ। आप बताओ, आपके पीछे। नहीं, हाँ नहीं आप बताओ, इसी को समझाओ, अपने वर्ड्स में समझाओ। हाँ कोई बात नहीं, सही बोल रहे हो। हाँ, मिनरल्स को हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी में। मिनरल्स का क्या पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में? कहाँ पाए जा रहे हैं, है ना? उनकी लोकेशंस कहाँ है, कैसे उनको एक्सप्लोर करना है, कैसे उनको एक्सप्लॉइट करना है, और फिर इकोनॉमी में कैसे पढ़ेंगे उन्हें? निकालना इज ए प्रोसेस, ठीक है ना? वो इकोनॉमी में नहीं आएगी। तो इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे? उनका ट्रेड, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बताया उसने, ठीक है ना? तो मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उन्हें कैसे बांटे, उन मिनरल्स का यूज कैसे करना है। जैसे हम आज इंडिया की बात करें तो इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द पेट्रोलियम, और उसको जो है इंपोर्ट करना पड़ता है पेट्रोलियम,
हमें ज्यादातर पेट्रोलियम, क्योंकि इंडिया में इतना एक्सप्लोर हम नहीं कर पाते हैं, एक्सकेवेट जिसे हम कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्ट अगर हम कहें, तो हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं। हमें अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दोनों की प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम भी है, ज्योग्राफी की भी प्रॉब्लम है। ज्योग्राफी में क्यों प्रॉब्लम है कि हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं कि हम कहां कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी ज्योग्राफी की क्या प्रॉब्लम है कि जहां पर पेट्रोलियम के रिजर्व हैं वहां पर हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम हो गई। और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम अपने आप शुरू हो गई, जब हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे हमें दूसरे से मंगाना पड़ेगा, तो वो ट्रेड आएगा, ट्रेड हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ, क्लियर है। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी विद दी ज्योग्राफी। सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी का आपस में क्या कनेक्शन है? नंबर किसका था पढ़ने का? Sociology is mainly concerned with the institutional aspects of the society. A number of investigations including social behavior, movement of people between rural and urban areas, spatial interaction between social groups, the relation between innovation and tradition in rural and urban areas, etc. have been jointly undertaken by sociologists and geographers in different countries of the world. Social geography is the logical expression of the interaction between sociology and geography, as it studies social phenomena in spatial context. ठीक है, सोशियोलॉजी से कैसे रिलेटेड है? सबसे पहले सोशियोलॉजी पता होनी चाहिए क्या होती है। सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में कौन रह रहा है? ह्यूमंस रह रहे हैं। तो ह्यूमंस का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, ह्यूमंस का आपस में क्या रिलेशन है, सोसाइटी का आसपास के एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, ये सब हम कहां पढ़ेंगे? सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी से ज्योग्राफी कैसे कनेक्टेड होगी? वो सोसाइटी के लोकेशन, उसका स्पेशल कंटेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे सोसाइटी को, वो ज्योग्राफी का कंसर्न है कि वो सोसाइटी कितने पोजीशन में एस्टेब्लिश्ड है, कितने एरिया में एस्टेब्लिश्ड है। स्पेशल कंटेक्स्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं? स्पेशल कंटेक्स्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एरिया, ये कैसे वेरी कर रहा है? सोसाइटीज बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? जैसे हमने आज पढ़ा था, विलेजेस एस्टेब्लिश हुए। हमने पढ़ा नियोलिथिक पीरियड में लार्ज विलेजेस एग्जिस्ट करने लगे, यानी सोसाइटी में अगर हम देखें तो लोग जो है आकर के रहने लगे। वो कैसे कनेक्टेड है ज्योग्राफी से? क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवर कर रही थी, फर्टाइल लैंड में रह रहे थे। वो कहां रह रहे थे? रिवर्स के आसपास, यानी उनकी लोकेशन इज अ मैटर इन दी ज्योग्राफी। विलेजेस डेवलप हुए, दैट इज सोशियोलॉजी। लेकिन विलेजेस क्यों डेवलप हुए, उसके पीछे के रीजन इज ज्योग्राफी। इस तरीके से सोशियोलॉजी इज रिलेटेड विद दी ज्योग्राफी। क्लियर है? तो वही चीजें हम यहां पढ़ेंगे। तो सोशियोलॉजी इज मेनली कंसर्न्ड विद दी institutional aspect of society. What is this institutional aspect? Institution होता क्या? What do you understand by the term institution? यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि सोशियोलॉजी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है। तो कौन सी है वो इंस्टीट्यूशन जिनको स्टडी कर रहा है? जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन हम किसी भी चीज को कब कहेंगे? जो अपने आप को इंस्टीट्यूट कर चुके हैं, मतलब एस्टेब्लिश कर चुके हैं। वो चीजें जो सोसाइटी में एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, दोज आर इंस्टीट्यूशंस। हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जुडिशरी एस्टेब्लिश्ड है कि नहीं है? तो जुडिशरी इज ए इंस्टीट्यूशन। लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश्ड है, लेजिस्लेचर इज ए इंस्टीट्यूशन। वो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो सोसाइटी में ऐसे क्या चीजें हैं जो एस्टेब्लिश्ड है? मैरिज,
मैरिज सोसाइटी में अगर हम देखें कॉमन है, वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, सोसाइटी का एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है मैरिज। सोशियोलॉजी में हम मैरिज को पढ़ेंगे क्योंकि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। ठीक है, तो सोसाइटी में हम क्या पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को, यानी सोसाइटी में जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो हम कहेंगे कि हम वो आपने पढ़ा होगा कभी, आपकी शायद 10th क्लास में भी आ चुका होगा कि हम आजकल एक कंबाइंड फैमिली और जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली आया कहां से। ये सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं क्योंकि फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, तो फैमिली से रिलेटेड एस्पेक्ट हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। और वहीं ज्योग्राफी की बात करें, ए नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर हम इसी के आगे पढ़ें, ए नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब केयरफुल एग्जामिनेशन, जांच, ठीक है ना। तो ए नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस आर हैव बीन जॉइंटली अंडरटेकन बाय सोशियोलॉजिस्ट एंड जोग्राफर्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो दोनों ने साथ मिलकर के की हैं, जोग्राफर्स ने और सोशियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, कैसे, वो बीच में एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे उन्होंने सोशल बिहेवियर पढ़ा कि सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर कैसा है, उस सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, ये दोनों ने साथ मिलकर के पढ़ा, जोग्राफर्स ने और सोशियोलॉजिस्ट ने। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में हम उनके बिहेवियर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द ज्योग्राफी, उनका बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द ज्योग्राफी। पहले वो हंटर गैदरर्स थे, वो एग्रो पेस्टोरलिस्ट कैसे बन गए, उनका बिहेवियर चेंज कैसे हुआ, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी ज्योग्राफी। यानी इसको सोशियोलॉजिस्ट तो पढ़ेंगे ही, साथ के साथ ज्योग्राफर भी साथ मिलकर के पढ़ेंगे, और जब वो साथ मिलकर के पढ़ेंगे तभी कोई रिजल्ट आ पाएगा। अकेला ना तो सोशियोलॉजी एग्जिस्ट कर पाएगा और ना ही ज्योग्राफी एग्जिस्ट कर पाएगी। तो जब सोशल बिहेवियर पढ़ना होगा तो दोनों को साथ मिलकर के पढ़ना होगा। जब उनको मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज पढ़ना पड़ेगा तो दोनों को साथ मिलकर के पढ़ना पड़ेगा। रूरल से अर्बन एरिया में मूव करने के पीछे सोशियोलॉजी में भी कारण हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल कारण भी हो सकते हैं, तो इसको भी दोनों साथ मिलकर के पढ़ते हैं। देन उसके बाद स्पेशल इंटरेक्शंस बिटवीन सोशल ग्रुप। स्पेशल इंटरेक्शन मतलब किस तरीके से वो चेंज कर रहे हैं सोशल ग्रुप। पहले एक सोशल ग्रुप एक जगह पाया जा रहा था, अब दूसरी जगह पाया जा रहा है, या फिर वो अपने ग्रुप को ज्यादा बढ़ा रहा है, घटा रहा है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे कि वो क्यों वो चेंजेस आ रहे हैं, और ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कहां कहां वो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये हम यहां पढ़ते हैं, तो स्पेशल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन इनोवेशन एंड ट्रेडिशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल और अर्बन एरियाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशन को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनोवेशन में मानते हैं कि नहीं, पुरानी बातों को छोड़ो, आगे देखो क्या क्या नया आ रहा है। लेकिन कई लोग बोलेंगे नहीं, धर्म और शास्त्र में तो ये चीजें भी लिखी है। तो दोनों तरह के मिलेंगे, और इन दोनों को ही स्टडी किया जाएगा ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी में। कुछ लोग इनोवेशन को मानने वाले भी हैं और कुछ लोग उसको मानने भी वाले हैं, तो दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो इनको भी स्टडी कहां करेंगे, दोनों साथ मिलकर के करेंगे। अकेला करेगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा फ्रूटफुल। ठीक है, क्योंकि एक चीज दूसरे को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इंटरेक्ट करती है। सोसाइटी में ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन भी है, और वो ह्यूमन इंटरेक्शन ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर एक शांत है, दूसरा उसके साथ बोलने वाला आ जाए तो क्या होगा। अगर एक व्यक्ति है अकेला बैठा है क्लास में, उसकी आदत है शांत रहने की, उसके साथ वाला आके बैठ जाए बोलने वाला, तो क्या होगा,
अशांत हो जाएगा। उसके साथ उसका एनवायरनमेंट इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? आसपास जो पहले बैठे थे, जो चुपचाप बैठे थे, अब उससे इफेक्ट हुए कि नहीं हुए? तो एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एंड ह्यूमन रिलेशंस आल्सो। ठीक है, पहले एक के मूड में नहीं था कि जा करके पेड़ काट के आते हैं, लेकिन दूसरा है बोले चलो उस पेड़ पे है ना, उसको काटेंगे तो उसके अंदर हीरा मिलेगा, तो वो भी उसके साथ इन्फ्लुएंस होकर चले जाएगा। एनवायरनमेंट को मिलके अफेक्ट किया, अकेला नहीं कर रहा था। ठीक है ना? तो ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन भी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है। तो सोशियोलॉजी भी ज्योग्राफी को अफेक्ट करती है। क्लियर है? तो सोशल ज्योग्राफी इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो इसीलिए जब सोशल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब ये लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लॉजिकल एक्सप्रेशन? लॉजिकल जिसमें लॉजिक हो, एक्सप्रेशन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग या प्रेजेंटिंग। जब हम प्रेजेंट करते हैं खुद को, दैट इज एक्सप्रेशन। लेकिन लॉजिकल एक्सप्रेशन इज अ सिंगल टर्म। लॉजिकल एक्सप्रेशन इज अ सिंगल टर्म, जहां लॉजिक्स के द्वारा किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, जहां लॉजिक को यूज करके, रीजंस को यूज करके हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचे, तो उसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है उसका एंड रिजल्ट विल बी ईदर ट्रू और फॉल्स। उसका एंड रिजल्ट विल बी ईदर ट्रू और फॉल्स। कि लॉजिकल एक्सप्रेशन में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये चीज सही है या गलत है, या तो ये चीज सही है या गलत है। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन रीजंस के द्वारा बताने की कोशिश करता है ये सही है कि गलत है। तो यहां पर भी जब हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, सोशल ज्योग्राफी वही लॉजिकल एक्सप्रेशन है, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी का। कि सोसाइटी में जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, वो जब तक कि हम वहां की ज्योग्राफी नहीं पढ़ लेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। सोसाइटी में होने वाले चेंजेस, उसके एनवायरनमेंट को स्टडी किए बिना हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। सोसाइटी में कोई भी चेंज हो रहा है, उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करना जरूरी है, और वही सोशल ज्योग्राफी है। तो सोशल ज्योग्राफी क्या है? इट इज एन लॉजिकल एक्सप्रेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी एज इट स्टडीज द सोशल फिनोमेना इन स्पेशियल कंटेक्स्ट। सोशल फिनोमेना को, सोशल इवेंट्स को स्पेशियल कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो वो सोशल ज्योग्राफी है। सोसाइटी में होने वाला कोई भी इवेंट है, जब उसको ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ेंगे तो सोशल ज्योग्राफी हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? पूछूं किसी से? पक्का? ठीक है, आप बताओ। हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू दी ज्योग्राफी? बताओ बताओ, जो समझ में आया। कोई देखो, सबको बराबर पता है, उसमें कोई वो सोचने की जरूरत नहीं है। जितना समझ में आया उतना बताओ कि हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू ज्योग्राफी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज ज्योग्राफी, और कैसे रिलेटेड है। कुछ भी बताओ, बताओ बताओ, जितना समझ में आया उतना बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख के बता दो। सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बताओ दो। सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सोसाइटी, सोसाइटी पढ़ते हैं, ठीक है ना? सोसाइटी में क्या पढ़ रहे हैं? इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं लोगों का और लोगों का एनवायरनमेंट के साथ। और जब वो इंटरेक्शन है वो चेंज हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन किससे पता लगेगा? ज्योग्राफी से पता लगेगा। कैसे? कोई एग्जांपल दो। एग्जाम्पल हिस्ट्री के क्लास में पढ़ा था हमने एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हमने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा था। आप बताओ। Sociology is the study of human interaction in society, and geography is the study of earth and our insider. सोसाइटी जहाँ पे रह रही है तो
लोकेशन रीजन्स के क्लाइमेटिक एरियाज की ज्योग्राफी होगी। और एक की सोसाइटी फॉर्म कैसे हुई उसकी ज्योग्राफी होगी। जैसे नियोलिथिक में तो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई कैसे हुई, क्लाइमेट वगैरह, एग्रीकल्चर और इंटरेक्शन। ठीक है, जो नियोलिथिक पीरियड है उस टाइम पे जो सोसाइटी डेवलप हुई है उसके पीछे रीजन वाज द ज्योग्राफी। ठीक है ना, रिवर एग्रीकल्चर था, रिवर के आसपास बस रहे थे, फर्टाइल लैंड थी, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। ठीक है, सॉइल अच्छी मिल गई उन्हें। ठीक है, इसीलिए आज के टाइम पे भी बैठ जाओ, अभी बैठ, इसीलिए आज के टाइम पे भी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स आप देखोगे वर्ल्ड में कहीं पे भी देख लो, सबसे ज्यादा डेंसिटी रिवर्स के आसपास है। सबसे ज्यादा डेंसिटी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन की जहां जहां रिवर्स हैं वहां पे। सहारा डेजर्ट में इतनी डेंसिटी नहीं दिखाई देगी आपको। हमारे यहाँ थार डेजर्ट है, वहां इतनी डेंसिटी नहीं दिखाई देगी। हमारे यहाँ कोल्ड डेजर्ट है, उसमें इतनी डेंसिटी नहीं दिखाई देगी। हिमालयन रीजन में इतनी डेंसिटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल है, अनफ्रेंडली। तो जहां क्लाइमेट अलाउ करेगा वही सोसाइटी डेवलप होगी। सोसाइटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ज्योग्राफी, तो दैट मीन्स सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी आर इंटर रिलेटेड। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी एंड ज्योग्राफी। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। सर इसको डाउट है। हाँ बताओ बताओ बताओ, अपने आप क्या हुआ? डाउट बोल रहा था, क्या? समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। किसको पढ़ना था? Anthropology and geography. Anthropology attempts to study human race and their classification. Both anthropology and geography seek to identify and classify the human race on the basis of their habitat and cultural traits and attempt to study the variable spatial phenomena on the special context of the Earth's surface. The relationship between anthropology and geography has resulted in the development of anthropogeography or geography of human. ठीक है, यहाँ पर हम जो रिलेशन पढ़ेंगे दैट इज बिटवीन दी एंथ्रोपोलॉजी एंड। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट क्लास में बताया था। स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड है ना, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमंस इज एंथ्रोपोलॉजी। देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, मैं नहीं बता पाऊँ। नहीं, एंथ्रोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, देखना पड़ेगा क्या स्टडी ऑफ स्नेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ, और वो कैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो हम पढ़ेंगे। ह्यूमंस का इवोल्यूशन देखा, इवोल्यूशन देखा हमने, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? हमने होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बनते हुए देखे। होमो सेपियंस बनने के बाद उनका मूवमेंट देखा, तो ह्यूमंस का मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन दी ज्योग्राफी, डायरेक्टली रिलेटेड है। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। वही रिलेशन की बात यहां पर हम करेंगे कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड विद दी ज्योग्राफी। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी अटेम्प्ट्स टू स्टडी ह्यूमन रेसेस। व्हाट इज रेसेस? रेसेस क्या है? एथनिसिटी टाइप में बिल्कुल सही है। रेसेस वैसे कहें तो क्या कहें? क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल फीचर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल फीचर्स। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या कर रही है? एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन रेसेस को स्टडी कर रही है, उनके क्लासिफाई करने की कोशिश कर रही है, उनकी ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रही है। एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमंस को क्वालिफाई किया जाता है कि ये एशियन है, ये मंगोलियन है, ये अफ्रीकन है, ये अमेरिकन है। हमने क्लासिफाई किया ना, एथनिसिटी के आधार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, रेसेस के आधार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशंस एंथ्रोपोलॉजी में दिए जाते हैं। ये कहां दिए जा रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि वो ह्यूमंस को पढ़ रहे हैं तो उनको क्लासिफाई भी करेंगे, उनको क्लासिफाई भी करेंगे। और वहीं पर बोथ एंथ्रोपोलॉजी एंड ज्योग्राफी, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? दे विल सीक, सीक मतलब सीक, सर्च,
ढूंढना, है ना। दे विल सीक टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ह्यूमन रेसेस। ये दोनों मिलकर भी ह्यूमन रेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड कल्चरल ट्रेट्स। हैबिटेट के आधार पर, हैबिटेट इज रहने की जगह, वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स इज द हैबिटेट, इज द हैबिटेट। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या बोल रही है? एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल ट्रेट्स के आधार पर ह्यूमंस को क्लासिफाई करेगी कि उनके जो कल्चर ट्रेट क्या होता है, व्हाट इज ट्रेट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ट्रेट होते हैं। तो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, कल्चरल बिहेवियर के आधार पर एंथ्रोपोलॉजी विल क्लासिफाई ह्यूमंस। वहीं जब हैबिटेट के आधार पर करना हो तो ज्योग्राफी आ जाएगा। ज्योग्राफी आ जाएगा कि अगर कोई ह्यूमन है कहीं जाकर के अपना रहने की जगह बना रहा है, क्यों बना रहा है भाई? वहां पर कुछ तो कंडीशन रही होगी, वो कहां पढ़ेंगे हम? वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो हैबिटेट के आधार पर जब हम उसे क्लासिफाई करेंगे तो वो ज्योग्राफी में, दोनों ही ह्यूमंस को क्लासिफाई कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी भी क्लासिफाई कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ज्योग्राफी भी क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, उनके रहने की जगह। तो दोनों ही क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों रिलेटेड है। स्टडी दी वेरिएबल रेशियल फिनोमेना ऑन दी स्पेशियल कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ सरफेस। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? रेशियल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं, रेशियल इवेंट्स को स्टडी कर रहे हैं कि ह्यूमन रेसेस कहां से डेवलप हुई, धीरे धीरे कहां मूव हुई, क्योंकि हमें इसको स्पेशियल कंटेक्स्ट में पढ़ना है, उनके एरियाज के, उनके पोजीशन, उनके साइज के आधार पर पढ़ना है कि किस किस एरिया में वो मूव किए। वो कैसे पढ़ेंगे? वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। स्पेशियल कंटेक्स्ट में जब किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, दैट कम्स अंडर द ज्योग्राफी, कि वो किस एरिया में जा रहे हैं, कितने एरिया में बस रहे हैं, कितनी उनकी पॉपुलेशन हो रही है, वो किसका पार्ट हो जाएगा? ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। तो स्पेशल कंटेक्स्ट में जब हम इस एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ेंगे या फिर ह्यूमन रेसेस को पढ़ेंगे, तो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड ज्योग्राफी हैज रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपो जियोग्राफी। और जब दोनों मिलकर के पढ़ी जाती है तो उसको हम एंथ्रोपो जियोग्राफी बोल देते हैं। ठीक है। और ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमंस, या फिर इसी को हम ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमंस भी बोल देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? अभी एक बच गया हिस्ट्री। हिस्ट्री को अभी कर लें।